अब फिजिक्स का मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ट्वेल्थ की फिजिक्स के अंदर देखो यार, फिजिक्स जो ट्वेल्थ वाली है एज कम्पेयर टू इलेवेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो उससे तो ऑफ कोर्स ईजी है। अगर मैं पूरी फर्स्ट बुक की बात करता हूँ तो तुम लोगों को पता है फर्स्ट बुक के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसमें पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो मतलब जो पूरी फर्स्ट बुक है, तो फर्स्ट बुक का पूरा पूरा ही इलेक्ट्रोस्टैट पे है। तो पहले दो चैप्टर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। स्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एट मोशन। तो मोशन का मतलब तो फिर वो करंट ही बन जाएगा। ठीक है, फिर हम आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी तुम लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, याद है 10th क्लास के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद करंट आया था ना, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये सब हम पूरा पढ़ेंगे, तो इसके भी दो चैप्टर है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है ईएमआई, याद है जनरेटर मैंने बताया था, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद करो 10th क्लास के अंदर छोटा सा टॉपिक आया था जनरेटर, कि उल्टा सोचा गया था कि अगर अगर हमारे पास करंट, और जैसे तुमने करंट दिया था, अगर तुमने उसे घुमाया था, तो मतलब करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो अपने आप घूम गया था। तो अब उल्टा सोचो कि अगर घुमाएंगे तो क्या करंट बन के आ सकता है? हाँ आता है। शादी का मैंने एग्जांपल लिया था, राइट, जनरेटर जो चल रहा होता है। तो वो यस सर। ईएमआई, तो ईएमआई हमारे पास ये वाला है। और फिर इसके बाद आएगा अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हम लोगों के घरों में अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो अल्टरनेटिंग करंट ये पूरा का पूरा मतलब इस पूरे को ही हम मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसे बोलना जाएगा। और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये पूरा का पूरी तुम्हारी फर्स्ट बुक है, जो पूरा का पूरा मतलब देखा जाए तो चार्जेस करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी फर्स्ट बुक कहलाती है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर वाइडली पोर्शन यहीं से कवर होता है। फिर अगर मैं सेकंड बुक की बात करता हूँ तो तुम लोगों को पता होगा ऑप्टिक्स, जो थोड़ा सा तुमने पढ़ रखा है 10th में, रे ऑप्टिक्स याद है? तो तुमने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तुमने कभी नहीं पढ़ा। वेव ऑप्टिक्स हल्का सा आया था सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री में 11th में। तो वो हल्का सही था, याद है किसी को? पोलराइजेशन, किसी को डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो आया था जब दो वेव आती है तो वो मिल जाती है और वो एक बड़ी सी वेव बन जाती है। यस सर। छोटी छोटी वेव आती हैं, तो इस तरीके से। तो ऑप्टिक्स हमारे पास यहाँ पे, रे ऑप्टिक्स तुमने पहले से पढ़ रखा है, डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे एक नई चीज ऐड होगी, वेव ऑप्टिक्स। फिर याद करो मैंने डुअल नेचर बताया था, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। ये सेकंड चैप्टर में था केमिस्ट्री 11th क्लास, याद करो। डुअल नेचर, कि एक पार्टिकल यस होता सर। है एक वेव नेचर होता है। तो पूरा ये वाला चैप्टर सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि जिसने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है 11th का, उसके लिए वाला चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, एटम्स, देखो एटम्स और न्यूक्लियाई ये पूरा का पूरा चैप्टर सेकंड चैप्टर को ही बस डिटेल में कर दिया गया है। न्यूक्लियाई से न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, रेडियो एक्टिविटी, जैसे नाकासाकी, नाकासाकी था, नाकीसाका क्या था वो जहाँ बम गिराया था, हिरोशिमा नाकासाकी। नाकासाकी। हाँ ना, तो वहां पे जाके वो रेडियो एक्टिविटी, आज भी रेडियो एक्टिविटी है वहां पे। आज भी लोग थोड़े से अपंग पैदा होते हैं, तो ये रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है, मैं वो देखना होता है। और लास्ट चैप्टर तुमने अभी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, सेमीकंडक्टर, याद है? जिसमें कंडक्शन और कंडक्शन बैंड और यस वैलेंस सर। बैंड में ज्यादा गैप नहीं होता, ठीक ठाक गैप होता है। तो हाँ सर। ये सेमीकंडक्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक लास्ट चैप्टर और था कम्युनिकेशन, लेकिन सीबीएसई ने वो हटा दिया है। मतलब वो 2 साल पहले ही हटा दिया था। तो 2 साल पहले हटा दिया तो इस बार ऐड करने का मतलब नहीं बनता। सेमीकंडक्टर काफी बड़ा चैप्टर था, लेकिन इसको आधा ही कर दिया है। जो मेन टफ चैप्टर था, जो टफ पार्ट था, वो वाला पोर्शन को हटा दिया गया है। तो ये भी तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है काइंड ऑफ, कि सेमीकंडक्टर आधा कट चुका है। और ये वाला आ ही नहीं रहा। ऑल्दो कम्युनिकेशन काफी इजी था, कम्युनिकेशन पूरा याद करने वाला चैप्टर था। ठीक है, तो सर कुल इस मिला साल के कुछ नहीं डिलीट होगा सिलेबस? अभी तक आया नहीं है सच। देखो पिछली बार, अब तक तो रमेश पोखरियाल जी ने मतलब कर दिया था। वैसे तो जुलाई तक वेट करो, जुलाई तक में, क्योंकि देखो मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा चुका था लास्ट टाइम, और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि सॉलिड स्टेट कट चुका है। तो इसलिए पढ़ाने का कोई वही नहीं हुआ। तो मतलब तो ठीक है, इस तरीके से नोटिफिकेशन वही आते हैं और वही देकर जाते हैं। तो जब भी अनाउंसमेंट होगी तो तुम्हें लाइव दिख जाएंगे रमेश पोखरियाल जी। ठीक है, कभी कैंसिल होगा जो भी होगा वो लाइव आ जाएंगे। तुम्हें पता, अभी तक तो ऐसा हम पूरा ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर तुम लोगों को पता है कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हो रखा है। ठीक है, तो ये था एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट। तो देखो हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, इसमें पूरा का पूरा ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कभी भी मोशन में नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में ही रहेंगे।
ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर मोशन में आ जाएंगे तो वो तो करंट बन जाएगा, तो फिर तो करंट का करंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। तो इसलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होता क्या है। देखो वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये हर किसी की एक अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इट इज माई इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स। जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है, और तुम भी न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में एज सच ना तो कोई अट्रैक्शन होती, ना एज सच कोई रिपल्शन होती। पता है अट्रैक्शन रिपल्शन कब होती है? जब मैं चार्ज हो जाऊंगा। जैसे मान लो माही का है, ठीक है, माइका आस्था को नहीं जानती, आस्था माइका को नहीं जानती, मान लो अभी नई नई पहली बार स्कूल में आया है, तो ये क्या, ये तो न्यूट्रल हुए ना, ना उसका उससे कोई रिलेशन, ना उसका उससे कोई रिलेशन। तो क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा क्या, या इनके बीच में कोई रिपल्शन होगा? नहीं सर। नहीं होगा। लेकिन मान लो आस्था को किसी दिन मान लो 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई एकदम से, कि हाँ मेरे को 5,000 रुपए चाहिए एक्चुअली, मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है अर्जेंटली, ठीक है। तो अब इसने सोचा कि क्यों ना इससे पूछ देते, तो बोला कि माही एक्चुअली आई नीड 5,000 रुपीज, कैन यू गिव मी? तो माही कहना क्यों नहीं, वाई नॉट। तो इसने तुरंत दे दिए पैसे, ठीक है। तो अब ठीक है, आस्था गई 10 दिन एकदम मतलब ट्रिप एंजॉय करके आई। तो ठीक है, अब माई का थोड़ा सा ये भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसे वापस भी मिलेंगे, ऑफ कोर्स फ्री में थोड़ी दिए थे। तो अब इसका मतलब मुझे, लेकिन आस्था भूल ही गई, आस्था को लगा अरे ये तो ऐसी ही है, मतलब इग्नोर मार दो, ठीक है, जैसे रात गई बात गई, इसने ये बोल दिया। तो अब रात गई बात गई, तो मुझे जरा बात बताओ, अब जब ये दोनों एक दूसरे को देखेंगी तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स आएगा या रिपल्शन वाला फोर्स आएगा? रिपल्शन। रिपल्शन वाला, की इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे से बर्बाद करने की। ठीक है, पैसे जो तुझे करना है कर, लेकिन मेरे पैसे तो वापस कर। तो इसीलिए अब ये चार्ज हो गए हैं, क्यों? माहिका ने 5,000 रुपए दे दिए, तो माहिका के ऊपर 5,000 रुपए का एक तरह से वो आ गया कि इसने डोनेट किया है। और आस्था ने गेन किया है, नेगेटिव चार्ज गेन किया है ना, मनी गेन किया है। तो अब ये दोनों चार्ज हो गए हैं, तो चार्ज की वजह से ये फोर्स क्रिएट हुआ। अगर ये कभी पैसे नहीं लेती तो ये लोग नॉर्मली रहते, न्यूट्रल ही रहते। तुम लोगों की दोस्ती क्यों बढ़ जाती है अपने अपने दोस्तों में? क्योंकि तुम लोग ऐसा उधारी उधारी करते रहते हो कि अब आज समोसा खिला दे, आज ब्रेड पकौड़े खिला दे, आज मोमोज खिला दे। तो वो खिलाता है, फिर इस तरीके से दोस्ती का लेवल बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। या मान लो तुमने किसी को कुछ बदतमीजी तरीके से बोल दिया, किसी लड़की को, तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई, तो अब रिपल्शन का लेवल बढ़ गया। तो काइंड ऑफ इंटरेक्शन तो हो ही रहा है ना। तो यही वाला होता है। तो इसका मतलब चार्जेस हमारे पास क्या है, जैसे माइका ने लूज कर दिया तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज माइका के ऊपर, और आस्था ने गेन किया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनका फोर्स होगा, अब इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स आएगा, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। राइट एवरीबडी? यस सर। तो अब मान लो अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, अगर मैंने तुमसे बोला कि ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग होता है हमेशा कि जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव हैं, मान लो मैंने बोला 4 पॉजिटिव, तो पक्की बात है 4 नेगेटिव होंगे। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, इक्वल इक्वल, एकदम पीसफुल लाइफ। लेकिन मान लो किसी ने इससे 2 नेगेटिव छीन लिए, तो अगर इसे 2 नेगेटिव छीन ले गए, तो अब ये क्या हो गया है, अब ये चार्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि अब पॉजिटिव ज्यादा हो गए इस पे, और नेगेटिव सिर्फ 2 है। तो अब इस बॉडी को बोला जाएगा दिस इज चार्ज्ड। चार्ज का मतलब अब इस पे कोई ना कोई चार्ज लग गया है, मतलब ये कर्जदार है या इसने कर्ज दिया है, कर्जदाता है। ऐसी मान लो एक बॉडी थी, उसने इससे 2 नेगेटिव ले लिए, तो पहले इस पे कुछ भी नहीं था मान लो, अभी ये भी चार्ज हो गया है। चार्ज का मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये भी चार्ज हो गया। तो अब इसकी वजह से बताओ दोनों के अंदर कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा, फोर्स कुछ ना होगा। कुछ। तो बस क्योंकि ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई हैं, ठीक है, याद रहेगा। अभी मेरे जो बाल हैं बहुत ही अच्छे, आई नो दैट, आई नो, ठीक है। और ये मान लो मेरा एक वो है, ये कुछ मेरी छड़ी है, ठीक है। मान लो मैं कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रो पेट्रोनम, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन मान लो मैं इसको ऐसे से कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हाँ हम वहां पर गए थे, हाँ हाँ बहुत मजा आया था। अब अच्छा। मगर मान लो मैंने कुछ, तुम चुप रहोगे साई, अब मैंने कुछ छोटी सी पीस ऑफ पेपर पे लगाया, तो बताओ वो अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है? होता ऐसे ऐसे है। करके तुम छोटे छोटे बच्चे थे ना, छठी सातवीं क्लास में करते थे ये सब, क्या देखो जादू हो रहा है, ठीक है, दिखा देते अपने मॉम डैड को ऐसे कर करके, क्या या तो। तो तो ये जो इस तरीके से तुमने ऐसे रब किया, ये जो एक तरह से तुमने फ्रिक्शन क्रिएट किया अपने बालों में या अपनी स्किन पर, अब ये पेपर को उठा पा रहा है छोटे छोटे पीस को, तो ये भी तो एक तरह से चार्ज हो गई होगी। अब ये न्यूट्रल था, तो जब तुमने रगड़ा ना, तो इसने क्या करा, कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये कुछ चार्ज हो गया, अब चार्ज हो गया तो अभी छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या नाम दिया गया? क्योंकि इस ये फ्रिक्शन के जरिए क्रिएट किया गया है या फिर अपने आप ही हो गया? फ्रिक्शन की जगह। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा एवरीबॉडी?
देखो जितना भी चीजें लिखवाऊंगा वो सब लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मेन तो वही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें लिखनी है। थियोरेटिकल अगर तुम्हारी बात हुई है तो थियोरेटिकल मेंटेन करना पड़ेगा। फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट में सब कुछ आता है, थ्योरी, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल, सब कुछ। ठीक है, तो तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो इफ आई एम रबिंग वन सब्सटेंस टू अदर देन इट इज गोइंग टू बी चार्ज्ड एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो सारे बच्चे लिख लें दी एक बार प्रॉपर्टी ऑफ, दोबारा रिपीट करो। क्या पूरा डेफिनेशन नहीं या समझाना? नहीं, जो लिखवा रहे हो बोल रहे हो। अच्छा, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस, द प्रॉपर्टी ऑफ the property of rubbed substances, rubbed substances due to which the property of rubbed substances due to which they attract light objects। जो कागज का पीस था वो हल्का होता है या हैवी होता है मेरी रॉड से? हल्का। हल्का। तो ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट्स, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ब्रैकेट में लिख लेना फ्रिक्शनल, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रिक्शनल। ठीक है, अब उसके बाद लिखो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड बाय द रबिंग, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड बाय द रबिंग, रबिंग का मतलब ऐसे रगड़ना, रबिंग और फ्रिक्शन, रबिंग और फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो कुशाग्र, अभी मैंने एक चीज बताई थी, ये जैसे चलो ये तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक छोटा सा टॉपिक आपको भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है इसलिए लिखवाना पड़ा। अब अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ तो अभी मैंने चार्ज के बारे में क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज? अभी जस्ट मैंने बताया कि ये क्या होती है। अंदर की प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, शाबाश शाहिल। तो लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर लिखो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, इनहेरेंट। ये मैंने 10th क्लास में भी लिखवाया था, मुझे याद है। जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ठीक है, फील्ड प्रोड्यूस यस करती सर। है। हाँ, तो इट इज एन इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मैटर, ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मैटर। 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी करवाया था तो मैंने चार्ज की डेफिनेशन लिखवाई थी, याद करो। इट इज एन इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ any particle of matter which give rise to electric force, which give rise to electric force। ठीक है, तो देखो भाई, अब जैसे तुम लोगों को पता है कि जितनी भी जैसे मार्केट में टॉफियां मिलती हैं तो टॉफी का अपने आप में एक रेट तो होता है, 1 रुपए की मिल रही है, 2 रुपए की मिल रही है, ठीक है, एप्पल लीवे हो गया या जो भी तुम खरीदते हो। ठीक है, क्या होता है वो, मेलोडी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ठीक सर है। सर, तो हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू। विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स किसी के भी बीच में, बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो एक मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, हर किसी का अपना अपना एक चार्ज होता है, हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास अब जो चार्ज है उसका कुछ तो एक मैग्नीट्यूड होगा। तो ये तुमने करा था 10th क्लास के अंदर, याद आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस तो सर। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। मतलब ये 1.6 डिवाइड बाय 0.0000000 ऐसा करके 19 बार जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 0.00000। इसका मतलब अगर अभी मेरे बालों में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन भी बैठे हुए हैं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूंगा अरे कुछ हो रहा है क्या हल्का हल्का, कुछ पड़ेगा ही नहीं फर्क। अगर तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे तुम्हारे फेस के ऊपर इस टाइम इतने सारे इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बनाते हैं या बहुत ही कम। एक ही इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा सा चार्ज है, मतलब चार्ज तो है ऑफ कोर्स, बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। तो ये एक छोटा सा है, लेकिन अगर तुम इसी को बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो फिर तुम पे भी एक ना एक बहुत सारा चार्ज आ जाएगा। राइट एवरीबडी? तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6। ठीक है, अच्छा जरा बताओ, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ना, जैसे मान लो ये एक लड़की है, ठीक है, ये, ठीक है, पता नहीं इसने कुछ ऐसा करा कि इसके हाथ के अंदर ना ऐसे 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1000 इसके ये वाले हाथ में, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। तो अब इसने बोला कि बताओ मेरे हाथ में कितना चार्ज है टोटल, तो तुम क्या बोलोगे? सामने दिख रहा है, देखो बिल्कुल एकदम सिंपल कैलकुलेशन मैथ्स की। अरे
1.6 into 10 to power minus 16. वेरी गुड संकल्प, मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट तुम जरूर बोलोगे। वेरी गुड, शाबाश। अरे यार, जब एक टॉफी इतने रुपए की है तो 1000 टॉफी कितने की आएंगी? 1000 इंटू ये, तो ये कोई बच्चों वाली बात नहीं थी ये। अरे भाई 1000 इतना हो गया, हाँ, ये तुम्हें पता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना हो गया, बोला किसी ने नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? बोल 1.6 ही रही इंटू, थी, बोल ओके, दिया। वैसे इजी इतना है कि बोलना भी नहीं चाहिए था। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 1.6 10 की 16 कूलम। ठीक है, तो अभी भी देखो, अभी भी 16 जीरो है। अभी भी 0.0016 बार तुम्हें लगाना है, तो इतना 1000 इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत ही हल्का सा फोर्स, बहुत ही हल्का, एकदम जैसे बोलते हैं ना इत्तू सा, तो वाला ये। तो Q इज इक्वल टू एनी। अभी आगे जाके मैं ना एक प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा कि चार्ज की प्रॉपर्टी लिखो। तो Q इज इक्वल टू, ये हो गया नंबर, और ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एन हो गया ना। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है, जैसे ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास होंगे उतना ही टोटल चार्ज बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटम के फॉर्म में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट है। जैसे मान लो माइका ने क्या करा, माइका ने 200 रुपए का बड़ा सा कुरकुरे का पैकेट खरीद लिया, ठीक है माइका ने। लेकिन फिर इतने में ही साहिल ने सोचा ये इतना बड़ा पैकेट का क्या करेगी, एक काम करते हैं छोटे छोटे 10-10 वाले खरीद लेते हैं, तो 20 आ जाएंगे। तो वो अच्छा भी लगेगा देखने में कि 20 पैकेट दिए छोटे छोटे। तो वो 20 पैकेट और 200 वाला ऑलमोस्ट टोटल मिला के बराबर ही हो जाएगा। तो वो 20 पैकेट इंटू में एक पैकेट के अंदर कितने कुरकुरे हैं, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, वही तो है। उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो एक कुरकुरे क्वांटा ही था वो, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड Q इज इक्वल टू एन, राइट। नंबर काउंट करो, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज पता लग जाता है हमें। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर। कुशाग्रा, वैष्णवी, कोई डाउट? नो सर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ No, क्वांटाइजेशन sir. ऑफ चार्ज? Q is equal to any, हाँ, total charge of a body is equal to number of electron into charge on single चार्जर electron. इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंपल। एक टॉफी 5 रुपए की है, 10 ले ली तुमने, तो 10 इंटू 5, ठीक है, तो आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये मेरे पास एक चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। और ऑफ कोर्स चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का क्या मीनिंग होता है कि जितना भी चार्ज है बॉडी में, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस साइड है +5 और इस साइड मान लो है -20, तो इस पर टोटल चार्ज कितने का बनेगा, जरा बताना एक बार। -15. -15। तो इसका मतलब तुमने सिंपल एल्जेब्रिक सम किया, नहीं किया? एल्जेब्रिक सम। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को तुम प्लस माइनस कर सकते हो ऐसी। तो इट मींस चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से कोई फोर्स आता है, और ये दो चीजों को फॉलो करता है, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन, और दूसरी चीज इट फॉलो द एल्जेब्रिक सम। चार्ज को हम एल्जेब्रिक सम वाइज कर सकते हैं। अगर मेरी बॉडी में टोटल 100 चार्ज है पॉजिटिव और 20 चार्ज है नेगेटिव, तो इसका मतलब टोटल नेट चार्ज कितने का आएगा? 80 कूलम। फाइन, याद रहेगा। यस सर। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल लाइक चार्जेस, रिपेल। रिपेल ईच अदर, ठीक है। अच्छा देखो, अब ना कुछ ना कभी कभी एग्जाम में ये सब देखने को मिलता है, तो ये ना एक्सपेरिमेंट वाइज एक्चुअली देखा गया कि जब भी हम रब करते हैं, जैसे मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बताया, तो ना अब ना ये चीज तुम याद रखना कि किसके साथ क्या रब करने से किस पे पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव आता है। तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। ऑब्वियस, जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो जरा बताना सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा या गेन करता होगा? सोडियम लूज अरे करेगा तो फिर ऑफ वो हो कोर्स जाएगा ना। लूज करता होगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है लूज करना, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास रॉड है और तुम्हारे पास एक सिल्क का कपड़ा है। सिल्क का कपड़ा पहनती है ना कुछ लड़कियां, एकदम रैंप वॉक पे ऐसे स्टाइल मारते हैं, सिल्क के कपड़े पहन के फोटो खिंचवाते हैं। तो ये सिल्क और ये ग्लास, तो अगर ग्लास को सिल्क से रगड़ोगे तो ग्लास पे हमेशा पॉजिटिव आता है और सिल्क पे हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है, याद रहेगा। जैसे मान लो आस्था के पास एक बिल्ली है, तो इसने क्या करा, एक इबोनाइट रॉड ली, ठीक है, और कह रही बिल्ली इधर आओ। वो बिल्ली डर रही है क्या करेगी, तो उसने पकड़ा उसको और उसकी स्किन पे ये तो उसके स्किन पे ये रॉड रगड़ दी, बताओ, बिल्ली की स्किन पे। तो अगर तुम्हारे पास, बस बस साहिल, तो ऐसे करेगी नहीं, डरेगी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल डर जाएगी, ठीक है। तो ये कैट की स्किन होगी तो उसपे पॉजिटिव आएगा, और जो तुम रॉड लेकर आई, एक्चुअली उस रॉड का नाम होता है एबोनाइट रॉड, तो उस पे हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कर करके हम देख चुके हैं। और ध्यान रखना, जितनी भी वुलन वाली चीजें होती हैं, चाहे वुलन की कारपेट हो,
चाहे वुलन का कोट हो, चाहे वुलन का कपड़ा पहन रखा हो तुमने, चद्दर हो, तो वुलन की जितनी भी चीजें होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। बाकी तुम कुछ भी लेकर आओ, प्लास्टिक रबर, इसके सामने जो लाना है वो हमेशा नेगेटिव। तो भाई कुल मिला के देखा जाए तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्लास और सिल्क। तो कौन से वाला पे पॉजिटिव आता है, कौन से वाले पे नेगेटिव? अरे ग्लास पे पॉजिटिव Glass और पे- सिल्क पे नेगेटिव। चल ये वाला एग्जांपल सबको याद रखना है। अच्छा तो इसका मतलब ये ग्लास ने पॉजिटिव एक्वायर कर लिया, तो इसका मीनिंग क्या है? ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या गेन किया होगा? रिमूवल ऑफ Lose. इलेक्ट्रॉन। रिमूव किया होगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब देखो मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी मैं अच्छा क्या मुझे तुमसे सच में नैतिकता के आधार पे क्या ये पूछना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टर एंड इंसुलेटर? बताओ जरा। पूछ लो, क्या मैं दिक्कत? मैं नहीं पूछ सकता भाई, मेरी मेरी एक रेपुटेशन है और मैं अपनी रेपुटेशन को ऐसे खराब नहीं कर सकता ऐसे सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, बट फिर भी मेरी अंतरात्मा कहती है कि मेरे को पूछ लेना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कुशाग्र से, कुशाग्र ये कंडक्टर और ये इंसुलेटर क्या होता है वैसे? ऐसे ही सर बस मेरा जो मन कर रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और जो इंसुलेट मतलब जो कंडक्ट नहीं करते वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक सिंपल है, लैंग्वेज में। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई मेरा वैसा वाला बच्चा होता ना तो वो कहता कि सर अगर मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा तो मेरी सम्मान के ऊपर ठेस पहुंच जाएगी, मैं इतना इजी नहीं बता सकता, कुछ पूछना है तो कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछो। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये मेरे बता पास दे है अगली बार इंडिया कब जीतेगी। तो देखो अब बस तुम साइल चुप हो जाओ। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो इंडक्शन के नाम से ही पता लग रहा है, इंडक्शन कर लिया तुम लोगों ने, करवाया सर ने? इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाया होगा आई गेस। कोई बता सकता है मुझे? ऐसी 1 मिनट हिंट दे रहा हूँ बस, मतलब मैं हिंट लेना चाह रहा हूँ तुमसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? स्फेयर को चार्ज करता है रॉड का यूज करके। ओके ठीक है, इसका मतलब इंडक्शन का मतलब मैं जानबूझ के किसी बॉडी पे चार्ज लाना चाह रहा हूँ। हम्म। ठीक है, अब मान लो तो देखो एक्चुअली इंडक्शन का मीनिंग होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक रिमोट है और मान लो मैं एक ये रॉड, अब ये न्यूट्रल है, अगर ये रॉड अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इस पे इक्वल इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में नेगेटिव है, अब मैं एक रॉड लेकर आया पॉजिटिव वाली, तो अब अगर मैं एक पॉजिटिव वाली रॉड लेकर आया तो अब देखो होगा क्या, अब इस वाली रॉड की वजह से ना इसको तुम्हें चार्ज करना है, तो अब इसको तुम्हें चार्ज करना है तो वो कैसे करते हैं? देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, ध्यान से सुनना। अब हमें चार्ज का उत्पादन करना है, चार्ज को क्रिएट करना है। मान लो ये एक तुम्हारे पास कोई भी मेटल है या कुछ भी किसी भी चीज का बना हुआ है ये, तो ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में या अनइक्वल? इक्वल। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे के सारे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जितने पॉजिटिव हैं उतने ही मेरे पास ये नेगेटिव भी हैं। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक कम हो गया ना, ठीक है, तो अब मेरे पास ये सारे के सारे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब भाई तुम्हें इसे चार्ज करना है, चार्ज करने का मतलब या तो तुम इसको एक्स्ट्रा चार्ज दो या इसमें से कुछ पर्टिकुलर चार्ज को निकाल लो, या तो नेगेटिव को या पॉजिटिव को। अगर तुमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव निकाला तो वो तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर 5 पॉजिटिव बचेंगे 5 नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव निकालो तो वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा जब तक ये सेम नंबर में है, जब तक ये न्यूट्रल रहेगा। तो अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि तुम इसमें चार्ज क्रिएट कर पाओ, चार्ज को इंड्यूस करवाना है। तो चार्ज को इंड्यूस करवाने के लिए देखो क्या तरीका होता है, जैसे मान लो मैं इसके पास ना एक रॉड लेकर सर आया। आप एक बार ऊपर कर दोगे? श्योर 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 श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा देखो अब ना एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जैसे मान लो ये कुशाग्रा और ये साहिल, ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मान लो केएस, इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है केएस गैंग, लेकिन चंदन पहले साहिल का दोस्त था। तो चंदन ने सोचा ये जब से ये कुशाग्र आया है, मतलब मेरे से तो मेरा दोस्त छिन गया है, लड़ाई कर दो। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इनकी दोस्ती टूटे और मैं फिर से अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय कर सकूं। तो अच्छा। अब इसने क्या करा, अब इसने ना एक पता नहीं क्या एक लड़की को भेजा, मतलब अच्छा। ऐसी बात, दोस्त चुप रहो तुम सारे बच्चे। तो इसने एक लड़की को भेजा चंदन ने कि तुम जाओ और तुम कुशाग्र से जाके बातचीत करो और उसको हम्म। मतलब अपने जाल में फंसाओ, मतलब दोस्ती के जाल में। तो ठीक है, अभी लड़की आई तो इसने साहिल के साथ देखा भी नहीं, इसने कुशाग्र से बोला हेलो कुशाग्र, ओके डू यू वांना ईट मोमोज, सो लेट्स गो आफ्टर दी क्लासेस। ओके, तो हम्म। कुशाग्र कह रहा नेकी भी और पूछ पूछ भी, तो कुशाग्र ने बोला भी क्या मेरे साथ साहिल आ सकता है, तो उसने बोल दिया नहीं नहीं साहिल क्या करेगा हम दोनों के बीच। ठीक है, तो फाइनली फिर कुशाग्र ने इसको बताया भी नहीं कि यार मेरे को आज जल्दी जाना है, तो कुशाग्र फाइनली इसके साथ चला गया। ठीक है, अब जब ये इसके साथ गया तो बस हाँ। वहीं पर ही चंदन ने अपने गुंडे भेज रखे थे, तो चंदन ने अपने गुंडों से कुशाग्र को किडनैप करवा लिया और वहीं पर ही इसको देख ले कुछ आगे। इसको इसको सिक्किम भेज दिया गया।
तो करने अब में जी बताओ, अब साहिल अकेला क्या रह गया या स्टोरी नहीं है? रह गया? सेफ तो हूँ कम से कम। अब साहिल पिटा अकेला तो है, ना। तो अब अगर कुशाग तो अब यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या अब चंदन वापसी कर सकता है अपनी? घर वापसी हो सकती है इसकी? बिल्कुल। तो हाँ। अब साहिल के पास एक ही ऑप्शन है। तो ये चालाकी रची गई ना, ये षड्यंत्र रचा गया था यहाँ पे। तो इसी तरीके से अब तुम्हें एक षड्यंत्र रचना है कि अगर तुम्हें इनमें से किसी एक को हटाना है तो जानबूझ के एक रॉड लेकर आओ। और ये जो रॉड है ना, हंटर। मान लो ये मेरे पास पॉजिटिव रॉड है। अब अगर ये एक पॉजिटिव रॉड है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव को देख के क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव उसी के साइड आ जाएंगे। वेरी गुड। तो जितने भी इसके पास नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो वो नेगेटिव नेगेटिव सारे इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट खाएंगे उससे, अट्रैक्शन। और जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो तो रिपल्शन खाएंगे, तो ये रिपल्शन यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो रिपल्शन के सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ पर इस साइड। अब तुम्हें पता है कि जब भी तुम कोई भी वायर अटैच करते हो जिसको तुम अर्थिंग के लिए डालते हो, तो अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं या पॉजिटिव नीचे जाते हैं? बताओ जरा। अर्थिंग से, अर्थिंग से हम किस चीज को नीचे भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को? अरे इलेक्ट्रॉन। मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तुम लोगों को मैंने 10th क्लास में पढ़ाया भाई, क्या कर रहे हो तुम? अर्थिंग वायर नहीं पढ़ाई है क्या मैंने तुम्हें? अर्थिंग वायर हमेशा जो जो हाई डिवाइसेस होते हैं, खतरनाक डिवाइस होते हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लीकेज हाँ होता है। सर, जो इलेक्ट्रॉन्स लेके नीचे जाते हैं बिल्कुल ताकि न्यूट्रल बिल्कुल। हो। अब तुम इस वाली अब देखो, ये दोनों अलग कर दिए तुमने या नहीं करे? पहले ये सब साथ में रह रहे थे, अलग हो चुके हैं टेम्पररी। अब बस क्या करो, अलग होने के बाद अब झपट्टा मार लो, किडनैप करवा लो। तो अब एक वायर अटैच कर दो, ये वायर जा रही है अर्थिंग में। तो जितना भी नेगेटिव होगा वो सारा बताओ जमीन के अंदर चले जाएगा। अब जमीन के अंदर चला गया, अब इस रॉड को हटा लो। तो अब जब तुम इस रॉड को हटाओगे तो बताओ अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये कह रहे हैं अरे दोस्त कहाँ गया हमारा? और क्या, दोस्त का काम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यही तो चालाकी करी गई थी, पहले जानबूझ के ऐसा एजेंट लेकर आए, उससे वो अलग हो गए, उससे अलग हुए तो बस ऐसे ही कर लिया गया। तो बताओ ये चार्ज हो गया या नहीं हो गया न्यूट्रल से? हो गया। तो पहले बॉडी न्यूट्रल थी, तुम जानबूझ के एक रॉड लेकर आए और सेपरेट हुआ। यही तो होता है जंगल में भी, जैसे मूवी भी आती है ना कि चलो चलो हम सारे अलग अलग हो जाते हैं, तुम इधर देखो हम इधर देखते हैं, बस फिर सबका एक एक करके नंबर आता रहता है और वो सबको मारता बस रहता है। बस। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ओके। तो ये तरीका था हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। ऑब्वियसली तुम चाहते तो यहाँ पे तुम नेगेटिव भी ला सकते थे, तो नेगेटिव लेकर आते तो फिर ये सारे पॉजिटिव हो जाते, पॉजिटिव। और फिर नेगेटिव सारे यहाँ आ जाते और तुम अर्थिंग वायर को फिर यहाँ लगा देते, राइट? तो बताओ हमने चार्ज को इंड्यूस करवाया या नहीं करवाया कुशाग्र? सर करवाया है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सारे बच्चे लिखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ, सारे बच्चे लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसको हमें चार्ज बनाना है, और चार्ज करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच, इन विच, अच्छा देखो, मैं नेगेटिव लेकर आया था तो उस पे सामने कौन सा वाला चार्ज आया, अपोजिट या सेम? अपोजिट। और दूर कौन सा आया? सेम। सेम। वेरी गुड, शाबाश। सो लिखो द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच, इन विच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड, opposite charges appear at its closer end, and and similar charges, and similar charges appear at the farther end। मतलब जो दूर की साइड है ये वाला farther end। ठीक है, तो अब बताओ, तो इसी से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड, क्या बोला था मैंने सेकंड, एट इट्स farther end बोल दिया था। हम्म। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी लिख लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of, in the presence of nearby charged body, in the presence of nearby charged body। सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। हाँ, the temporary electrification of a conductor in which, in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of a nearby charged body। ये वाली नियर बाय चार्ज बॉडी, इसकी प्रेजेंस में जो अपोजिट चार्ज है वो सामने सामने आएगा, और जो सेम चार्जेस है वो दूर हो जाएगा। बस फिर इसको वो करवा दो, अर्थिंग करवा दो, तो वो चार्ज भी बॉडी बन जाएगी। अब मेरा प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को अपना दिमाग लगाना है, मे बी सर ने तुम्हें करवा भी दिया हो, तो तुम तो दिमाग तुरंत लगा भी लोगे, आई होप। एक ये बॉडी है ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है,
और ये एक बॉडी है, ये भी एक न्यूट्रल बॉडी है। अब तुम ऐसा क्या करोगे, तुम ऐसा क्या करोगे कि ए बॉडी पे आ जाए सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज और बी वाली बॉडी पे आ जाए सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कोई मुझे क्या एडवाइस कर सकता है कि मैं ऐसा क्या करूं? पास एक साथ लेके जाएंगे, इन दोनों को पास लेके आएंगे, एक दूसरे के। ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं, पहले एक एक जो भी रॉड जो होती है उसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे, जो जिस चार्ज होगी ए पे, तो वो सारे नेगेटिव उससे रिपेल करके इस साइड आ जाएंगे, फिर बी के पास लेके जाएंगे उसे, तो पॉजिटिव उसके आसपास आ जाएंगे और फिर अर्थिंग से बाकी चार्जेस को हटा दें। अच्छा, पर यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे तो अर्थिंग हो ही नहीं पाएगी, अर्थिंग तो नेगेटिव की होती है। तो वही तो कह रही हूँ, फिर ए से तो फिर हटा दिया हमने हाँ, रॉड, तो वो दूर हो गए और अच्छा दूर ही हो, हटे नहीं है। मतलब अर्थिंग अगर करवाओगे तो फिर सिर्फ सर पॉजिटिव इसमें तो दो रहेगा। रॉड यूज करेंगे, दो रॉड यूज करेंगे, ए पे अलग रॉड और बी पे अलग रॉड। रॉड तुम्हें एक ही यूज करनी है। सर पहले इन दोनों का डिस्टेंस कम कर देंगे, मतलब कांटेक्ट में ले आएंगे ठीक है, दोनों ठीक को, है, ठीक है। फिर रॉड ले आएंगे एक। क्या हाँ कहते हैं? हाँ, जब दोनों को एक साथ ले आएंगे तो एक ही साथ उसका चार्ज हट जाएगा वहाँ से, और ठीक फिर है, फिर अलग जब हो दोनों जाएंगे। पे अलग अलग चार्ज आ जाएगा तो फिर उनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे बीच का, अलग अलग कर अच्छा, देंगे मतलब उनको। ओके, ठीक है। क्या कोई और भी कुछ कहना चाहता है? क्या आस्था सही बोल रही है? समझ में आया कुछ को आस्था ने क्या बोला अभी? संकल्प तुम्हें समझ में आया? कैसे करेंगे दोनों को चार्ज? एक को नेगेटिव हाँ, चार्ज करना है, एक को पॉजिटिव चार्ज करना है। ये सुनने में आया कि दोनों को पास लेके आएंगे एक ही रॉड की मदद से, अब उसका आगे समझ में नहीं आया। देखो एक काम करते हैं, जब भी ये दो बॉडी आपस में टच करेंगी तो वो एक ही तो होगा, तो वो तो एक ही चीज मानी जाएगी ना, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, मान लो दो लोग आ रहे हैं, तो वो दो लोग एक ही तो माने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कपल है, तो कपल को कपल एक ही तो कपल बोला जाता है, उसको पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा वो। तो एक काम करते हैं, हम इस ए बॉडी को ना इसके पास लाते हैं। तो जब हम इस ए बॉडी को अभी क्या करेंगे, इसके पास लेकर आएंगे और इसे टच करवा देंगे, तो वो ए और बी बॉडी मिलके ए बी बॉडी एक जैसी कहलाई जाएगी। तो ये ए बी बॉडी है, थोड़ा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। तो ये ए बी बॉडी एक ही है, ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जितना भी इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि पहले भी न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सारा आपस में बराबर है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है भाई। अब तुमने क्या करा, तुम ना एक रॉड लेकर आए, क्योंकि पहली बॉडी को नेगेटिव बनाना है। तो तुम ना एक काम करो, एक रॉड लेकर आओ जो कि क्या है, पॉजिटिव रॉड। तो तुम एक पॉजिटिव रॉड लेकर आओगे। तो पॉजिटिव रॉड लाने से, अभी तो ये एक ही बॉडी है, तो जब ये एक ही बॉडी है तो अब क्या हो जाएगा, एक जरा साइड सोचो। नेगेटिव, एक साइड हाँ, तो नेगेटिव वाला पास में आएगा, दूर जाएगा? पास में। वेरी गुड। तो ये बोलता भी तुम हो पास मेरे, ठीक है। तो ये हम्म। नेगेटिव नेगेटिव इधर आ जाएगा, और जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है वो इधर की साइड आएगा, बिल्कुल एंड पर आएगा। एंड बिल्कुल पर। एंड पर, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बॉडी बन गई है ना अब। तो हम्म। ये वाला बिल्कुल, क्योंकि एक ही बॉडी टच हो रखा है, तो एक ही बॉडी कहलाई जाएगी। तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। बस देखते ही देखते, देखते ही देखते एकदम इनको झटके से अलग कर दो। तो एकदम जो तुम इसे झटके से अलग करोगे तो एकदम से अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनको दूर ले जाओ। तो दूर ले जाओगे तो अब क्या हो जाएगा, अभी नेगेटिव चार्ज अंदर की साइड आ जाएगा, बिछड़ गए। और एकदम से यहाँ पे आ जाएगा। ये कहेंगे अरे ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारा पार्टनर कहाँ है? देखते देखते ठीक है। क्या हो गया। तो भाई एकदम से यही तो चालाकी थी कि उनको हम्म। पहले यहाँ बुलाया, उसको यहाँ बुलाया, जैसे वही हुआ था रामायण में। देखो वो आया था ना, राम जी को सीता जी को अलग करने के लिए एक वो आया था हिरन, कोई कुछ था ना राक्षस हाँ बन हाँ के। हाँ। तो राम जी को वहां भेज दिया गया, जब राम जी को वहां भेज दिया गया तो फिर यहाँ पे उनका हरण हो गया। तो वही वाली जय बात तो माता है। दी। तो ये लेकर आए हम, तो बस चार्ज ऐसे सेपरेट हुए बस, और फिर एकदम झटके से अलग कर दो, तो नेगेटिव नेगेटिव ए पर आ जाएगा और बी, और इस रॉड को हटा लो अब। इसका काम तो देखो क्या, ये तो बस एजेंट है जो सारे काम करवा रहा है। जैसे हिरन था, वो हिरन पकड़ा भी नहीं गया था, उसने सारा काम भी करवा दिया, मर हरण भी गया था करवा सर दिया। हिरन। अच्छा मर गया था? हाँ। मरा तो नहीं था, गायब हो गया था। सर वो मर गया हिरन था वो। मर मर गया गया था? था। फिर वो गायब भी तो हो गया क्या होगा। सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो राक्षस है ना, तो मर के गायब हो गया था वो, ठीक है। अच्छा कोई अच्छा। पकड़ के थोड़ी लाए थे कि देखो देखो हम क्या लाए हैं, ठीक है। वैसे लाए थे सर जहां तक वो मुझे। हिरन राक्षस थोड़ी था। क्या था वो हिरन? सर वो हिरन राक्षस था। राक्षस था ना, वो कह रही है राक्षस नहीं था। राक्षस नहीं था। राक्षस था। था वो। राक्षस था वो राक्षस। अपना रूप बदल के आया था ना, ताकि राम जी को अलग हम्म। किया हाँ जाए।
पर जब हाँ उसे तीर लगती है तब असली रूप आता हाँ, है। और वो ये जानबूझ के अपना वो कलर भी चेंज कर कोई लेते हैं। वो कोई बाबा था, मतलब तब बात कुछ तो वही होगी। डाबा था। सर राक्षस उसका नाम मारीच था। सर उसका नाम मारीच था। हाँ हाँ, वो मतलब मिर्ची क्यों वो, रख दिया? अरे वैष्णवी रामायण दिख के आई है अभी अभी। वो गोल्डन कलर का दिखता है ना, कुछ कुछ गोल्डन सा चमक मार रहा होता है तो हाँ हाँ राम जी। गोल्डन, हाँ हाँ, गोल्डन तो होता राम है। जी कहते हैं इसे तो मैं अपनी सीते के लिए पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। बस बस ठीक है, पकड़ वो लो। कहते हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए तुम चुप रहो बदतमीज। ठीक है, तो ये हमारे पास था भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर? नहीं, भाई पहले ही बता दो, फिर तुम बाद में बोलो कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है, अब तो सर इमाम सर आप ही हमने आज पढ़ाओ। तक बोला आपकी तो क्लास ठीक में। आपकी है। क्लास में बोला हो सर कैसे बदनाम नहीं कर रहे नहीं, हो। क्या पता कह दो कि अब तो हमें समीक्षा मैम से पढ़ना है, हमें समझ नहीं आ रहा है सर, अब हम क्या करें। ठीक है। सर हमें बदनाम कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा भाई देखो, अब हमने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज करते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है प्यारे प्यारे बच्चों, जो तुमने सर ने पढ़ाया भी होगा ऑफ कोर्स, कूलम्स लॉ के बारे में, राइट। तो देखो, अब कूलम्स लॉ में हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी दो बॉडी है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आई नो दैट, क्योंकि तुम पीछे चल रहे हो तो मुझे थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास ये एक, मान लो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। तो मेरे पास एक कोई भी बॉडी है, ये क्यू, क्यू का मतलब इस पे कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा। और ये मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q2। ठीक है, ये मान लो वही वाला जैसे मैंने बताया था कि एक ने कुछ पैसे दे दिए, दूसरे वाले ने कुछ पैसे निकाल लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है, किसके मैसेज आ रहे हैं यार, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2, और इनके बीच में मेरे पास एक डिस्टेंस है। मान लो ये डिस्टेंस है मेरे पास, कोई भी डिस्टेंस R मान लेते हैं। ठीक है, तो दो चार्ज मेरे पास रखे हैं और उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है। अब बताओ, अब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है? कम हो जाएगा। कम हो कम जाएगा। हो लॉन्ग जाएगा। डिस्टेंस कहाँ चल पाता है ज्यादा? चल जाता है लॉन्ग, लेकिन सर। शट अप। लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती लोग भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पास में ही होते हैं, मान लो ऐसा सिंह से। कुछ नहीं है सर, वही बात है दोस्ती देखो। मेंटेन रह सकती है अगर दोनों एक साथ ट्राई करें तो। क्या सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मेजोरिटी केस को देख के बोल रहा हूँ। मेजोरिटी है सर, ऐसी मेजोरिटी बात विंस नहीं है। होता है ना डेमोक्रेसी में। बिल्कुल, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं होता, डेमोक्रेसी की मेजोरिटी की बात कर रहे हैं हम तो मेजोरिटी में नहीं चल पाता है, ठीक है ना। हाँ, तो Q1 और Q2 ये मेरे पास डिस्टेंस है। अब देखो, अब जितना ये पास आएंगे उतनी ज्यादा इनकी दोस्ती जो है वो क्लोज मानी जाएगी, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कूलम, और ये सेम वैसे ही जैसे तुमने ग्रेविटेशन देखा था, F = G m1 m2/r²। बस m1 की जगह पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इसने देखा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ये फोर्स देखा गया। तो इसने कहा कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, जितना ज्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, चार्ज का भी तो कुछ एक मैग्नीट्यूड होता है, 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम। मुझे एक बात बताओ, 2 और 2 कूलम ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर 20 और 20 कूलम ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे? सोचना जरा। 20 और 20। हाँ, क्योंकि 20 और 20। जितना ज्यादा कूलम आएगा, जितना ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ही तो इनका इन्फ्लुएंस रहेगा, तो फोर्स उतना ही ज्यादा आएगा। अब हमने डिस्टेंस की बात करी, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम कम फोर्स। हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली हुआ या इनवर्स रिलेशन हुआ? इनवर्स। 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 और ऐसा देखा गया कि बल्कि जैसे मान लो पहले डिस्टेंस R था तो फोर्स कुछ था, ठीक है, लेकिन जब डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, मान लो पहले वो नोएडा में था, नोएडा से वो अलीगढ़ चला गया, चले जो भी है, ठीक है। तो अब ऐसा देखा गया कि डिस्टेंस को डबल करने से, वैसे डबल नहीं हुआ, ये डिस्टेंस काफी हो गया, तो डबल करने से एक्चुअली में फोर्स 1/4 टाइम्स कम हो गया। मतलब जितनी तरीके से डिस्टेंस बढ़ा, इंटरेक्शन उससे दुगनी स्पीड से कम हुई इंटरेक्शन, तो F/4 कम हो गया बल्कि फोर्स, डिस्टेंस को डबल करने से F/2 होना चाहिए था, लेकिन ये तो F/4 है। इसका मतलब ये इनवर्स तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनवर्स में अभी ये स्क्वायर टाइम्स रिलेटेड है या क्यूब टाइम या नॉर्मल टाइम्स? स्क्वायर टाइम्स है ना। स्क्वायर टाइम्स। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम R को 2R लिखोगे तो 2R का स्क्वायर तभी तो 4 बनेगा, देखो, तभी तो ये 4 बनकर आएगा। तो इसीलिए ये स्क्वायर टाइम्स, अगर ये इतना होता, मान लो डिस्टेंस तुमने 4 बार बढ़ाई, तो फोर्स भी 4 टाइम्स कम हो गया, तो ये डायरेक्ट होता, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे। लेकिन क्योंकि फोर्स ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, तो इसलिए वो स्क्वायर है। तो अब इन दोनों को कंबाइन किया गया, तो जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो ये बना मेरे पास Q1 Q2/R²। ठीक है, और अब प्रोपोर्शनलिटी को उठा के हम हमेशा क्या लगाते हैं, के एक कांस्टेंट लगाते हैं के। तो ये मेरे पास बन जाता है K Q1 Q2/R²। भाई हमेशा कांस्टेंट तो लगाते ही है ना, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सिंपल है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है ना, ये एक्चुअली में हमें ये बताता है कि तुम किस मीडियम के अंदर की बात कर रहे हो। एक फिक्स है, जैसे ये दो लोग हैं, ये दो लोग अभी हवा में है, मतलब जमीन पर है मान लो, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कुछ और है। अगर उनको पानी में ले जाओगे, पानी में कितना फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ और आएगा। ऑयल के अंदर ले जाओ, सरसों के तेल के अंदर, तो कुछ और आएगा। इसी को बटर के अंदर ले जाओ, इसी को हनी के अंदर ले जाओ, इसी को ईंट के अंदर ले जाओ, जमीन के अंदर ले जाओ, तो मीडियम चेंज हो रहे हैं ना। अब जब भाई जब मीडियम चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मीडियम के चेंज होने से फोर्स भी तो अलग होना चाहिए। तो ये के वही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमने ये बाद में देखा कि ये जो K है, ये K एक्चुअली में हमने K बोल तो दिया कि जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये एक्चुअली में 1/4 पाई एप्साइलन के बराबर होता है, एप्साइलन नॉट। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये एप्साइलन है वो मीडियम वाला फैक्टर, कि कोई चीज कितना परमिएबल बना रहा है उसको, परमिटिविटी, कितनी परमिटिविटी है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी मैं एयर के अंदर हूँ, तो एयर के अंदर अगर मैं पत्थर फेंक के मार रहा हूँ तो जल्दी से जाएगा। अगर मैं पानी के अंदर बैठा हो तो तुम भी पानी में पानी के अंदर अगर पत्थर फेंक के मारूंगा तो वो तेज जाएगा स्लो जाएगा पानी के स्लो अंदर। ही जाएगा, जाए बिना वही पता हाँ अच्छा, मान लो अगर हम हनी के अंदर है, सारे के सारे हनी के अंदर रह रहे हैं हम सारे, और हनी के है, अंदर कोई कितना तुम्हें, बड़े रहेगा। और हनी के अंदर अगर हम पत्थर, हाँ तुम तो खा ही जाओगे सारा। और हनी के अंदर अगर मैं पत्थर फेंकू तो तेज जाएगा धीरे जाएगा? धीरे। और धीरे जाए। और धीरे जाएगा। और अगर जमीन के अंदर ही चले गए मान लो, जैसे सीता माँ ने कहा बचोगे था, तब तो। सीता माँ ने, हे धरती माँ अब बस हो गया है मेरा, अब ले चलो, हम्म। इतना अन्याय और नहीं सह सकती मैं। ठीक है, अच्छा। लव कुश बेटा ध्यान रखना, और धरती माँ अच्छा, उसे ले जाती है। तो अब बताओ, अब जब वो जमीन के अंदर चली गई, सीता माँ जमीन के अंदर समा गई, अब अगर सीता माँ पत्थर फेंकेंगी तो वो जाएगा फेंकेंगे या क्यों, अंदर ही तो ठीक है। तो वो वहीं पर ही तो फंसा रहेगा, सॉलिड तो सॉलिड है ना। हाँ तो इसीलिए तो ये एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, कि कोई चीज कितनी परमिएबल है इंटरेक्शन के लिए, तो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो अब तुम लोगों को पता है एयर के लिए, तो तुम लोगों ने पहले से ने बताया होगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, याद है किसी को? और याद है। के की वैल्यू बताई होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। एग्जाम में हम्म। वैसे ये वाला याद रखना है के, क्योंकि के की वैल्यू 1/4 पाई तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन रियल में तो तुम्हें के की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना एग्जाम के अंदर। तो के हमारे पास क्या होता है एवरीबॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 9 इंटू 9 10 इंटू की 10 पावर टू पावर 9, 9। 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी के की यूनिट जरा बता। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सर कूलम। हम लोग वन कूलम बाय स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल। लेकिन मैंने इस पूरे को ही कैलकुलेट कर लिया ना। देखो, एयर के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास ये होती है, तो मैंने 1/4 पाई की वैल्यू रखी 22/7, और ये वाली वैल्यू रखी। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया ना पूरे को, इसको, तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी निकल के आई? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो तुम चाहे तो ऐसे करके लिख लो, तो बात तो वही है, तुम फिर पूरा कैलकुलेट करके दिखाओ, लेकिन इससे अपना ही तो हेडेक बढ़ेगा। वैसे पता हमें सब कुछ है, वो तो बस तरीका है लिखने का। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थैंक यू कितनी होती सर। है? 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। यूनिट -12। क्या बनेगी? देखो एप्सिलॉन इधर है ना, तो इसको इधर ले जाओ और एफ को नीचे ले आओ, तो इसकी बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इजंट इट? एप्सिलॉन नॉट की 8, हम्म। नहीं आया समझ? अरे आ मेरे गया। भाई, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। 1/4 पाई तो उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, एफ इधर आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जरा बताना एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन जाएगी? नीचे एफ है, ऊपर कूलम है, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.85। देखो भाई, ये तो देखो कांस्टेंट तो यार प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं, तो वो तो याद ही करना पड़ता है ना। तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्योंकि ऊपर Q1 Q2 है और नीचे फोर्स है और मीटर। तो के की क्या बन जाएगी एनीबडी? के की वैल्यू तो मैंने बता दी। ऐसा यूनिट क्या होगी के की? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर बस। और कूलम फिर स्क्वायर। कूलम हाँ, स्क्वायर। वो क्योंकि आएगा अरे इन एफ आर नेगेटिव। को उधर ले जाओ, Q1 Q2 को नीचे ले आओ, यस। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट? तो भाई ये दो वैल्यूज तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ये के और ये एप्सिलॉन।
तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला याद है वो यूनिट तो अपने आप ही बना लेगा यार, मैं क्या बता रहा हूँ ये। जिसको फॉर्मूला याद हो गया तो वो क्या ये नहीं बता पाएगा यूनिट क्या होगी, अपने आप अरेंज कर लो सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाँ, अब जिसको यही नहीं पता कि भैया फोर्स की क्या होती है न्यूटन, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ चुका है सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों? यस किसी को भी कोई डाउट है तो यहाँ पे आके तुम पूछ सकते हो मेरे से राइट नाउ भी, ठीक है? कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यही कूलम्स लॉ है, यही हमें, नो सर। तो ये कूलम्स लॉ ने बताया हमको कि जो F होता है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और K का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो सेम चीज हमारे पास है 1/4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? 1/4 पाई आगे जाके जब तुम मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना तो मैग्नेटिज्म में भी रहेगा, बस वहां पे अभी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, वहां पे यही चीज म्यू नॉट बन जाएगी मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है? तो अभी मैं मैग्नेटिज्म नहीं लेके चल रहा हूँ ताकि तुम और कंफ्यूज ना हो जाओ, तो अभी मैं यहीं तक ही रहने देता हूँ, ठीक है? तो अब हम थोड़ा आगे वाले अच्छा, एक वेक्टर सर ने पढ़ाया होगा ना, वेक्टर भी होता है कुछ हमारे पास, वेक्टर फॉर्म। वैसे वो वेक्टर फॉर्म जो सर ने करवाया होगा तो जरा कोई बता सकता है कि वेक्टर फॉर्म का रिजल्ट क्या निकला था? वेक्टर फॉर्म करने से हमें क्या समझ में आया, क्यों क्यों करा हमने वो वेक्टर फॉर्म, क्या कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? वेक्टर फॉर्म हमने क्यों करा था? वेक्टर फॉर्म पढ़ने का क्या क्या फायदा हुआ था, क्या क्यों करा हमने वो वेक्टर फॉर्म? अरे डायरेक्शन के लिए। कैसी डायरेक्शन के लिए, किस चीज की डायरेक्शन के लिए? अलोंग दी चार्ज है या नहीं है, या फिर सर अच्छा दो चीज को एक बार फोर्स की प्रूफ करने डायरेक्शन के लिए। फोर्सेस की डायरेक्शन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, ओके वेरी गुड। और क्या कहते हैं अच्छा, मतलब वेक्टर फॉर्म में हमने करा क्यों, मेरा बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं ना अब, तो वेक्टर फॉर्म हम क्यों करा होगा, तुम लोगों ने शायद सर ने करवाया, वैसे नहीं करवाया वेक्टर फॉर्म? करवाया। हाँ, तो उसका रीजन क्या था, क्यों करा हमने वेक्टर फॉर्म? ये इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया करने से, या कुछ निष्कर्ष नहीं, बस ऐसे करके करके दिखाया कि टॉपिक है, टॉपिक है ये तो भी हो करना पड़ेगा। सकता है। अच्छा सर इससे वेरी, ये निकल के आया F12 का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 का वेक्टर। हाँ तो ये तो निकल के ये आया तो ना, मालूम था तुम्हें, फुल एक लिखा यही सेकेंड, तो लिखा हुआ है। लिखा तो हुआ ये तो। तो ये इसलिए करके दिखाया कि ये एक्चुअली में थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, फॉर एवरी अच्छा, एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओह नाइस। तो वेक्टर फॉर्म हम क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास एक्शन रिएक्शन वाला है कोई, तो कोई मान लो वैष्णवी को, नहीं वैष्णवी का किसी को थप्पड़ मार रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि वैष्णवी से थप्पड़ मार दिया, वैष्णवी के हाथ में भी तो लगेगा उतना ही फोर्स। वो अच्छी बात है कि यहाँ की स्किन हार्ड होती है तो यहाँ पे कम लगता है, लेकिन लगता तो उतना ही मैग्नीट्यूड से है ना, ठीक है? जब तुम लोग वो खेलते हो आओ मीलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, ठीक है, एक बिल्ली कहानी इस तरीके से, तो दोनों के हाथ में लगता है ना इक्वल। आज तो माइक का पता है ना ये बात, ठीक है? तो तो ये अब हमारे पास, अब मुझे एक बात बताओ, ये पहला वाला चार्ज, आज बेटा तुम लोगों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, एक तो तुम्हारी हम एक्स्ट्रा क्लास लें, ऊपर से तुम वीडियो ऑफ रखो। हाँ हाँ हाँ, सब हमारी जिम्मेदारी है, बस तुम्हारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ठीक है, मैं भी अभी ऑफ करता हूँ, रुक जाओ। कर रहे हैं सर। ओके। हाँ, अब क्या, अब तो सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, वो तो चलो मैंने अभी टोक दिया। तो देखो अब हमारे पास ये क्या गिनती की है। है हाँ, ये मेरे पास Q1 है, तुम कहो तो 3 घंटे ले ले, तो दो ये सर। Q1 है और ये मेरे पास Q2 है अच्छा देखो, तो इसको बैंड ना बजाने देखो, हैं क्या तो हमारे जो देखो 3 घंटे लोगे? ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये ना इस वाले चार्ज को रिपल्शन बोलते हैं। तो रिपल्शन करेंगे ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव बनाए हैं, तो इसको हमने एक नाम दिया 2-1। इस 2-1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। इसको हमने F21 क्यों बोला, क्योंकि इस फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, लेकिन वो लगा कौन रहा है, 1 वन। लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो अब ये 2 वाला 1 पे भी तो लगा रहा होगा इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, फोर्स ऑन F12 F12, क्योंकि फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, राइट? 2 अच्छा, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, R। आर होता है, तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास आर है। अब देखो, अब ना हमारे पास एक, देखो अब हमें डायरेक्शन बतानी है, मतलब एक तरह से अगर मुझे डायरेक्शन बतानी हो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। देखो किसी भी फॉर्मूला को, सारे मुझे ध्यान सुनना,
ये मैंने बोल दिया कि चलो भैया मेरे पास ना ये एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से तो भैया मैग्नीट्यूड निकल के आता है ना। तो मैंने 11th क्लास में समझाया था कि अगर तुम्हें इसको वेक्टर बनाना हो तो वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भैया इससे मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाए, बताया था मैंने ये 11th क्लास में, सोचो सोचो। आर कैप। यूनिट हाँ, तो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। वो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वन, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही तो आएगा, मतलब वन से करोगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। तो इसी को तो बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ये आर नॉट। यस और नो एवरीबडी? यस सर। तो देखो ये मेरे पास वो यूनिट वेक्टर है, सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जरा सारे बच्चे थोड़ा यहाँ पे देखें, मान लो मैंने फोर्स निकाला, अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ F12। तो अगर मैं F12 निकालूंगा तो K तो K कांस्टेंट होता है, K मैं लिखूंगा Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो जब मैं R का स्क्वायर लिखूंगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यूनिट वेक्टर, चलो मैंने आर नॉट कर दिया, तो मैं इसको क्या लिखूं जरा बताना, इस आर नॉट को मैं क्या लिखूं, इसका मीनिंग क्या है। देखो Q1 Q2, तो एक्चुअली मैं ये इंटरेक्शन कर रहा है ना इसके साथ, वन वाला टू के साथ इंटरेक्शन कर रहा है इस डायरेक्शन में। इंटरेक्शन की बात चल रही है, एक तो फोर्स लग ही रहा है, एक यूनिट वेक्टर की बात समझने की कोशिश करो। यूनिट वेक्टर का मतलब एक तरह से डायरेक्शन, और टू वाला यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है इस वन के साथ। तो एक्चुअली मैं ना, हम यहाँ पे पता है क्या लिखते हैं, ये हम लिखते हैं 1 2। अच्छा मैंने यहाँ पे 1 2 1 लिखा, एक सेकंड, इसको लिखेंगे हम 2 1 2 1। ये यहाँ का रूल है कि यहाँ पे अगर मैंने 1 2 लिखा है, बताता हूँ क्यों। इसका मतलब है 1 बिकॉज ऑफ 2, तो 1 पे लग रहा है 2 की वजह से। तो यहाँ का जो यूनिट वेक्टर होगा तुम उसे क्या लिखोगे, 2 और 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखो ये 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऐसे ऐसे 1 2 वाला, तो ये 2 से होते हुए 1 पे आ रहा है ना। डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1 ऐसे, डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1 ऐसे आ रहा है ना फोर्स ये वाला, कि यस सर। करो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास F21 है, अगर मैं F21 बोलूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, K, वही Q1 R12 Q2 हो अपॉन में जाएगा। आर स्क्वायर। अब ये 2 मतलब 2 पे लग रहा है, तो ये डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, 1 से लेके 2 से 1 है। 2। तो R हो जाएगा 1 2, क्योंकि 1 से लेके 2 तक आ रहा है वो डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हुए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने हमेशा 11th क्लास में यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, याद करके बता सकता है कोई, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो रिप्रेजेंट सर कर दिया। वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, शाबाश। तो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऐसे करते थे, राइट। तो भैया ये भी तो मैग्नीट्यूड है नीचे, भाई ये आर स्क्वायर है, ये भी तो मैग्नीट्यूड है। तो एक तरह से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड, ये क्यूब नहीं बन जाएगा, हाँ मतलब अरे वो तो रिप्रेजेंटेशन है बस, 2 1 और 1 2। तो ये K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब बन जाएगा। अरे ये आर स्क्वायर भी क्यूब मतलब मैग्नीट्यूड है, और इस वाले को ओपन करोगे, इस वाले को आर नॉट को, तो ये ऐसे तो बनेगा आर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो ये वाला मैग्नीट्यूड इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, इस क्यू आर स्क्वायर के साथ। अरे मैं एक स्टेप इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना, तो बस यहाँ पे वेक्टर ही तो बचेगा ये 2 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब, और यहाँ पे बचेगा वेक्टर। ये क्या बचेगा, 1 2 या 2 1? 1 2। 1 2। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो, ये मैंने F12 निकाला और F21 निकाला, तो जरा मुझे जरा बात बताना, डायरेक्शन को देख, हमेशा फिजिक्स हो या मैथ हो, अगर तुम ये वाला हिस्सा पॉजिटिव ले रहे हो तो ये पीछे वाला हिस्सा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये वाला हिस्सा मैं नेगेटिव लूंगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये F12 निकला है, ये मेरे पास F2 निकला है, तो क्या मैं इस R12 को नेगेटिव ऑफ R21 लिख सकता हूँ, सोच लो, यस बोलो। सर। क्योंकि लिख आर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अगर R12 को अगर तुमने पॉजिटिव लिया है तो वो मेरे पास नेगेटिव होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास R21 है, तो मैं बोलूंगा कि ये किसके बराबर होगा, मेरे पास नेगेटिव के, ठीक है। तो अब बस एक काम करो, दोनों, अब ये वाला अगर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले को R12 को मैं क्या लिख रहा हूँ, R12 की जगह पे मैंने कर दिया नेगेटिव ऑफ R21। अब बताओ ये पूरा का पूरा इक्वल आ गया,
R12 और R21 के, लेकिन यहाँ पे बस ये नेगेटिव है, राइट? तो इसका मतलब Yes, क्या sir. मैं ये बोल सकता हूँ कि F12 इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ F21, यस और नो वेक्टर? Yes. और ये वाला कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? कौन सा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? एवरीबॉडी, Third law. अगला थर्ड लॉ कहता है फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा? तो वेक्टर लॉ से हमें क्या प्रूव करने के लिए आया? आई मीन क्या चीज हमने बेसिकली वेरीफाई कर दी? न्यूटन्स थर्ड Third लॉ law. ऑफ मोशन। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक इस साइड जा रहा है, एक ऐसे करके जा रहा है, तो ये वाला इस पे उतनी अपोजिट फोर्स से लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे पास वेक्टर लॉ से प्रूव हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था ये। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये चीज, ये जरूर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये इक्वल कैसे करा मैंने, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। भाई यूनिट, ये जो वेक्टर है, वेक्टर के पास तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। अगर R21 को आप ऐसे पॉजिटिव ले रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है R12 को हमें फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। फाइन, तो बस वेरीफाइड हो Yes, sir. गया। ओके, माइका कोई डाउट है इस वेक्टर लॉ के अंदर? पक्का? बस अब बस 2 मिनट और ले रहा हूँ, उसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है, तो बस अब हमारे पास सर क्या है? बायो की भी क्लास है सर। हाँ हाँ हाँ, बायो के 5:30 से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब बस हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ। देखो भाई, मेरे पास ना दो चीजें होती हैं। मान लो कि तुम्हारे पास दो चार्ज रखे हैं, तो दो चार्ज रखे हैं। एक हमारे पास क्या है, एक चार्ज मेरे पास ना वैक्यूम में है, वैक्यूम बोलो या फिर एयर बोलो, और एक तुम्हारे पास है फोर्स का मीडियम में, मतलब किसी एयर की, मतलब पानी के मीडियम में रख दिया मैंने उसी चार्ज को ले जाके। तो इसके लिए मेरे पास जरा बताना क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/4 4 पाई pi एप्सिलॉन नॉट epsilon naught नॉट। Q1 Q2 upon R2. और अगर मैं मीडियम की बात करूंगा तो तो सर वो मीडियम बन की, जाएगा रहेगा। तो अब ये, क्योंकि ये मीडियम है ना, हम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो फिर हम मीडियम के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। epsilon और ये हो जाएगा मेरे पास Q1 Q1 Q2 अपॉन में upon R स्क्वायर, राइट? तो ये मेरे पास ये वाला आया एक तरह से वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, और ये वाला मेरे पास आया मीडियम के लिए, राइट? एक Yes. पर्टिकुलर मीडियम के लिए। दोनों को जरा एक बार डिवाइड करना। तो देखो, दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो मान लो ये जो डिवाइड करने से आएगा, देखो मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, तो पता है मेरे पास क्या हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये मेरे पास ना K होता है। K का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों रिलेटिविटी को। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स between the two charges in vacuum to the force between the two charges in any other medium। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब जरा बताना, इसी डाई इलेक्ट्रिक को अगर मुझे एप्सिलॉन के टर्म्स में बताना हो तो देखो, दोनों को डिवाइड करना, जरा सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा? ये एप्सिलॉन ऊपर आएगा या नीचे आएगा? देख लो जरा। एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर एप्सिलॉन नॉट तो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ, ये वाला ऊपर हो जाएगा ना, और ये वाला नीचे का नीचे ही रहेगा। तो ये एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऊपर वैक्यूम है तो ऊपर ही आएगा ना ये नॉट। अबे भाई, वो नॉट इनवर्स है। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे का नीचे रह जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर तुम परमिटिविटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे तो डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाएगी या वही रहेगी? अब डेफिनेशन अलग हो जाएगी। अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे परमिटिविटी इन मीडियम पहले या परमिटिविटी इन एयर पहले? मीडियम। तो अगर तुम फोर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो पर मतलब इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो वैक्यूम ऊपर बोलना है फोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर तुम अब परमिटिविटी पे पूछा गया है तुमसे इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, तो मीडियम वाला पहले बोलोगे। क्यों? क्योंकि मीडियम वाला 1/एप्सिलॉन आया तो वो ऊपर आ गया ना। सो according to force, it is the ratio of the force in vacuum to the force in medium between the two charges. But if you're defining in terms of permittivity, so it is the ratio of permittivity in medium to the permittivity in air. This is called dielectric constant. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबडी? नो सर। तो ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वरना सारा गड़बड़ घोटाला तुम कर आ जाओगे एग्जाम में, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा हो क्या रहा है। ठीक है, पहले वैक्यूम आ गया, फिर ये आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट